Hello everyone, welcome to the fourth lecture of Exploring Forces। अभी तक हम लोगों ने अपने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं फोर्सेस को लेके और लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स जितने हमें पढ़ने थे वो हमने कवर कर लिया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेज लेसन, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सो लेट मी शो यू। सो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं, मतलब जो आप टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बेस्ड भी होने वाले हैं, राइट। सो वेलकम ऑल टू द फोर्थ लेक्चर ऑन एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निखिल and we are going to start solving questions in our today's lecture. So one thing before we begin with our lecture, let me ask you, I hope आप लोगों ने अभी तक के जो तीनों lectures हैं वो आपने completely देख लिया होगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे सारे lectures आपके लिए अपलोड किए हुए हैं और उन lectures में हमने जो concepts डिस्कस किया है उसमें हमने फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है, कुछ सिमुलेशंस भी हमने देखे हैं जिसको समझने में आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है उससे। तो मेक श्योर कि आप पहले ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, फिर जो आज का जो लेक्चर है उसको आप देखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे प्रेजेंट करूंगा उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से आंसर करना है, फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस को समझेंगे साथ में, राइट। So let's get started with the session and let me show you the very first question on the screen is define force and then you have to tell me what is its SI unit and what are the effects of forces। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप देखोगे तो एक क्वेश्चन में ही सब पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ ही पूछ दिए जाते हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि हाँ फोर्स अगर हमने पढ़ा है तो क्या होता है फोर्स, उसको आपको डिफाइन करना है, फिर साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या है और फिर उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज, अगर आपको देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कहाँ से रेफरेंस लेना है, तो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर फोर्सेस। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करने के बाद आपने इसको ट्राई किया होगा, आई होप। नहीं किया है तो जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस द सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल हैव ट्राइड इट। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स या डिफाइन फोर्स। तो फोर्स क्या होता है इसको हमने समझा था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो देन देयर इज अ मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट। बहुत सारे चीजें होती हैं फोर्स लगाने पे, है ना। तो फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि फोर्स is any push or pull on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप उसको पुश करो या पुल करो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स, दैट इज फोर्स। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। देखो अब ट्राई करो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जब सब पार्ट से पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट में आंसर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा फोर्स का डेफिनेशन आ गया, उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हाँ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो वी कैन से दैट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एसआई यूनिट पूरा नाम लिखेंगे, दैट इज आपको आंसर तो पता ही है न्यूटन होता है, तो जब हम लोग पूरा लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, यानी कि लोअर केस में होता है, और जब आप सिंबल लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग अपर केस यूज करते हैं। So when we are writing the full name, क्योंकि न्यूटन is the name of a scientist जिनके नाम पे फोर्स की SI यूनिट आती है, तो whenever there is a unit which is on the name of a scientist, किसी साइंटिस्ट के नेम पे जब कोई यूनिट होता है तो हम लोग उनके पूरे नेम को जब लिखते हैं, जब पूरा नाम लिखते हैं यूनिट का, तो हमें लोअर केस में लिखना होता है, और जब सिंबल देते हैं तो दैट इज इन अपर केस, दैट विल बी इन अपर केस, राइट। सो दैट इज द आइडिया। So first question, second question done. Now third question में हम लोग आंसर करने वाले हैं अपने फोर्सेस के इफेक्ट्स क्या क्या हमने पढ़े थे। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ABCD करके लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसको 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। बट हमें कितने इफेक्ट्स हमने पढ़े थे वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट्स का आंसर करने के लिए आपको सारे इफेक्ट्स बताने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 इफेक्ट्स बता देंगे काम चल जाएगा, नहीं, आपको सारे इफेक्ट्स बताने हैं। तो हमने टोटल 4 इफेक्ट्स पढ़े थे। सबसे पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है,
बाय अप्लाइंग अ फोर्स। और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे भी लाया जा सकता है, अगेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फोर्स कैन चेंज द स्टेट। स्टेट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल सकता है ना। स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, और मोशन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उनको वो रेस्ट में ला सकता है। सो ये आप लिखोगे तो दैट इज कंप्लीट। नाउ सेकेंड इफेक्ट हमने क्या देखा था, तो फोर्स, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है पहले से, और आपको क्या करना है, उसके स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है, तो आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। आप सिंपल सा सिचुएशन देखना, अगर सपोज आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो एंड जो विंड है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या होगा, विंड के वजह से एक फोर्स लगेगा आपके ऊपर जिसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट। और जब आप विंड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, यानी कि विंड जो है वो इधर मूव कर रहा है और आप इधर मूव कर रहे हो, तो व्हेन यू आर मूविंग अगेंस्ट द विंड, तब क्या होता है, वहां पे विंड के वजह से आपके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा अपना मस्कुलर फोर्स लगाना होता है पैडल करने के लिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाते हो, राइट। वरना एक थोड़ा सा हमें क्या मिलता है, एक अपोजिशन फील होता है ना, विंड के वजह से। तो दैट इज बिकॉज कि फोर्स जो है वो अब आपके मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, तो दैट इज वाई आपका जो स्पीड है साइकिल का वो स्लो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता है कि फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को अगर बढ़ाना हो या घटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये अपना सेकंड इफेक्ट आ गया। जल्दी से हम लोग थर्ड इफेक्ट भी समझ लेते हैं। थर्ड इफेक्ट में क्या था हमारा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हमें उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, फुटबॉल का एग्जांपल। तो फुटबॉल के गेम में क्या होता है, जब एक प्लेयर अपने टीम के दूसरे प्लेयर को बॉल पास करता है तो वो एक डायरेक्शन में किक करता है। किक करने का मतलब उसने फोर्स लगाया फुटबॉल के ऊपर, जिसके वजह से बॉल जो है वो एक डायरेक्शन में, यानी कि उस प्लेयर की तरफ मूव किया। अब उस प्लेयर को अगर वहां पास करना हो, कोई उसके सामने कोई प्लेयर है, तो बॉल का डायरेक्शन ये था, अब उसको उधर पास करना है तो क्या करेगा, वो उधर की तरफ किक करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड इफेक्ट क्या आता है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा तीसरा इफेक्ट हो गया। अब हम लोग जल्दी से फोर्थ इफेक्ट भी देख लेते हैं, जिसके साथ हमारा आंसर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इफेक्ट कहने का मतलब, अब फोर्थ इफेक्ट के ऊपर आते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर आप सपोज करो, अगर आपके पास एक रबर बैंड है, आप रबर बैंड को लो और उसको स्ट्रेच करो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। उसको अगर आप छोड़ोगे तो वापस वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ती है। उसको अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। तो वहां पे क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो उसके हो सकता है कि उसके अंदर जो साइज है उसमें चेंज आ जाए, या हो सकता है उसके शेप में भी चेंज आ जाए, है ना। अगर आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, उसको अगर क्रश कर दो तो वो पहले रेक्टेंगुलर शेप का था, क्रश करने के बाद वो स्फेरिकल शेप का हो गया, तो उसके शेप में चेंजेस आ गए। तो दैट मीन्स फोर्स क्या कर सकता है, अपना फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। सो दैट विद दिस नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज यस। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवरीवन। इसको आप ट्राई करो, खुद से एक बार आंसर करने का सोचो इसके बारे में। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है ना।
तो डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से वो रेस्ट में है? अभी हमने इफेक्ट्स में डिस्कस किया कि फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो अगर वो रेस्ट में होगा तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में भी आ सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो बट फिर भी वो रेस्ट में है? राइट? तो सोच के देखिए इसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है इसका। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप क्या सोच रहे हो उसको भी जरूर बताइए, ठीक है, जिससे कि हमें और इस पे अच्छे से इस चीज को समझने में और ज्यादा हेल्प हो। राइट? तो यहाँ पे क्या बोला गया, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, उसने अगर कहा ही है तो मान लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक ग्राउंड इस फ्लोर के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, एक हैवी ऑब्जेक्ट को रख दिया। हैवी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका कुछ तो मास होगा, लेट से ये 10 kg का है, डब्बा है कोई, तो इस डब्बे में बहुत सारे सामान है जिसका टोटल मास यहाँ पे कितना है, 10 kg है। अब आपसे बोला गया कि ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो इस पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब आपके हिसाब से यहाँ पे अगर ये रेस्ट पे है तो क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, या फोर्स लग रहा है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो क्वेश्चन का पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? तो आंसर इज नो, इट डज नॉट मीन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if an object is at rest, it does not mean that no force is acting on this. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है फिर भी उस पे फोर्स लग रहा हो, फिर भी वो रेस्ट में हो, और वो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो ये आप सोच सकते हो, ये हमने भी डिस्कस कर लिया है अपना, राइट? तो मान लेते हैं, सो लेट मी टेल यू दैट पॉसिबिलिटी। सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो इस बॉक्स को पुल कर रहा है इधर, और वो फोर्स लगा रहा है लेट से 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कोई एक पर्सन उसको उधर पुल करने के लिए, और वहीं उसका एक फ्रेंड आता है और वो क्या करता है, उतना ही फोर्स लगा देता है लेकिन इधर की तरफ, ठीक है। तो उसका फ्रेंड भी क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है बॉक्स को, लेकिन वो अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, और फोर्स उतना ही लगा रहा है जितना उसका फ्रेंड लगा रहा है, राइट? तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे? अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पुल करो और सेम फोर्स लगाओ, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इधर या इधर मूव करेगा? द आंसर इज नो, ये जहां था वहीं रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, इस बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बात की थी नेट फोर्स के बारे में, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, द नेट फोर्स विल बी 0 न्यूटन। यानी कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है बट फिर भी फोर्स तो लग रहा है, बट फोर्स ऐसा लगा, इस तरीके से लगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इट मींस कि यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर फोर्स तो लग रहा है, बट वो फोर्स का जो टोटल इफेक्ट इस बॉडी पे आएगा वो 0 है, जिस वजह से ये बॉडी पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। तो आई होप आप सबको यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नो, इट डज नॉट मीन दैट no force is acting on the object when it is at rest. If the forces acting on the object are balanced, then the net force, ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, then the net force will be 0. Therefore the object will stay at rest. So with this you can conclude your answer. And अगर आप चाहो तो ये एग्जांपल डायग्राम में शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो
यहाँ पे आई होप आप सबको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा। यानी कि रेस्ट पे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्सेस तो लग रहे हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उस केस में नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, तो बॉडी मूव नहीं करेगा, यानी कि वो रेस्ट पे रहेगा। सो दैट इज द आंसर। So with this we have completed the second question. Now let's move on to the next question number 3. Now यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है what are the different types of forces? Explain each of them. तो अगर अपने हम टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करें तो आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कशन कर रखा है टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस को अगर हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन कि किस बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर आप क्लासिफाई कर रहे हो फोर्सेस को, या फिर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स, जिसका अभी डिस्कशन हमने सेकंड क्वेश्चन में किया गया। तो नेट फोर्स के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो फोर्सेस दो तरह के होते हैं, और रिक्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे भी फोर्सेस दो तरह के होते हैं। तो आपको कौन सा आंसर करना है? तो लेट मी टेल यू वन थिंग। तो हमने जो नेट फोर्स के बेसिस पे जो हमने डिस्कशन किया था वो तो मैंने आपको बताया था क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में वो रहते हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, अगर हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें देन यू हैव टू टेल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है। तो वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव टू गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव? So according to that we have, you can say that there are two types of forces. Two types of forces. What are those two forces? Number 1 we have contact force. अब आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक्सप्लेन भी करना है सबको। एक्सप्लेन करने का मतलब वहां पे आपको उसके डेफिनेशंस की बात करनी है और कुछ एग्जांपल्स अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो एग्जांपल्स प्रोवाइड कर देने चाहिए। तो कितने टाइप के फोर्सेस हैं? तो दो टाइप के फोर्सेस हैं, ये तो हमने आंसर कर दिया। अब एक्सप्लेन करना है हमें, तो फर्स्ट को एक्सप्लेन करते ही पे कांटेक्ट फोर्सेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि द फोर्सेस दैट रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the body to be applied। अगर फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है then those forces are called contact forces with the body to be applied are known as, so this is how you will answer the question, are known as contact forces, right everyone? नाउ अगर आप चाहो तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं अपने कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के। तो कांटेक्ट फोर्सेस में हमने दो तरह के फोर्सेस पढ़े थे, आई गेस आपको याद भी आ रहा होगा। एक फोर्स हमने पढ़ा था अपना मस्कुलर फोर्स, है ना। जैसे आप देखोगे अभी मैंने पेन को पकड़ा और पेन से मैं लिख रहा हूँ तो मैं पेन पे फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, दैट इज मस्कुलर फोर्स। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये पेन का जो टिप है वो इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रही है दोनों के बीच में जब ये कांटेक्ट हो रहा है और सरफेस के साथ जैसे ये टच करता है तो यहाँ पे एक फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पेन से अपने कॉपी पे या बोर्ड पे हम लोग लिख पाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको एक ही सिचुएशन से बता दिया। आई एम होल्डिंग दिस पेन and I am applying the muscular force on it and I am writing on the board, and that is because there is a frictional force between the tip of the pen and the surface of the board। जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से हम उस पर लिख पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। नाउ सेकंड में यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो दूसरा होगा वो क्या होगा हमारा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, the forces that do not require direct contact with the body in order to be applied, to be applied are known as non-contact forces, right? The forces that do not require direct contact with the body
to be applied are known as non-contact forces, right? And what are the examples of it? तो हमने अपने डिस्कशन में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, तो हम लोग तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या देखा था हमने? तो हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, जो मैग्नेट्स के बीच में लगते हैं या मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ लगता है, मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में, तो वो हमारे क्या हो गए? मैग्नेटिक फोर्सेस हो गए। उसके साथ हमने यहाँ पे और क्या देखा था? तो मैग्नेटिक फोर्सेस के बाद फिर हमने देखा था यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगती हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है उनके बीच में लगती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो दीज आर द 3 non-contact forces that we have discussed: magnetic forces, electrostatic forces and the gravitational forces. So I hope आप सबको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अब तो क्लियर है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Now if you want to take a note of it, then quickly have a note, and then we will discuss our next question, which is going to be question number 4, and that is explain why friction is a contact force. ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, आपके स्कूल एग्जाम में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लगभग आप देखोगे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं ना वो आंसर को प्रॉपर ना लिख पाए, राइट? बट वी डोंट वांट यू टू फेस द सेम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन विद यू। बट एक बार पहले सोच के देखो खुद से कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा भी था टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, फ्रिक्शन जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्यों है ऐसा, राइट? इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? सो ट्राई एक्सप्लेनिंग इट वंस। राइट, सो नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए कि बताइए कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि अच्छा, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच में मोशन होता है, तब जाके वहां पे क्या होता है, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उस मोशन को अपोज करने का काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशंस आपको मेंशन करनी है कि फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स क्यों है। सो देयर आर 2 कंडीशंस अंडर व्हिच फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड। फ्रिक्शन फोर्स तभी आता है जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और उसी से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है? रीजन नंबर 1, फॉर फ्रिक्शन, या आपको अगर ऐसे ना लिख रहे हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रीजंस पे आप क्या लिखोगे? तो यहां पे हम लिखेंगे देयर शुड बी direct contact between the surfaces of the 2 objects, या वो दोनों surfaces के बीच में क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट होनी चाहिए। तो between the 2 surfaces, जो भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ तो सरफेस होगी, ठीक है? जैसे अगर हम लोग अपने हैंड्स की बात करें तो दिस इज द सरफेस ऑफ आवर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज सरफेस ऑफ माय राइट हैंड। व्हेन आई रब माय लेफ्ट एंड राइट हैंड, दीज 2 सरफेसेस आर कमिंग इन कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट आ रही है। अब सिर्फ ऐसे कांटेक्ट करके छोड़ देंगे तो फ्रिक्शन है या नहीं? तो फ्रिक्शन नहीं है। अभी फ्रिक्शन आएगा कब? तो फ्रिक्शन आएगा दूसरे कंडीशन जो सेटिस्फाई होगा तब। क्या है दूसरा कंडीशन? देयर शुड बी relative motion, there should be relative motion
relative motion between the surfaces in contact, between the surfaces in contact, यानी कि जो surfaces contact में है उनके बीच में क्या होना चाहिए? तो एक तो ये है कि उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। एंड दूसरा है उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। यानी कि अगर हम लोग इस एग्जांपल पे वापस आए, तो एग्जांपल पे अगर हम लोग वापस आए तो मैंने क्या बताया था आपको? सो लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ माय लेफ्ट हैंड, दिस इज द सरफेस ऑफ माय राइट हैंड। नाउ व्हेन आई ब्रिंग दोस टू सरफेसेस in direct contact, now we have a direct contact. Now when I start moving the surfaces, relative motion अगर हो रहा है, relative motion कहने का मतलब मान लो आप किसी एक surface को move कर रहे हो या दूसरे surface को move कर रहे हो या दोनों को move कर रहे हैं, तो that is the relative motion between the surfaces. Now इसके वजह से क्या होगा, आप feel करोगे कि you will start feeling that there is a development of production of heat between your hands, right? And that is because of friction. So that is the two condition for friction force to be applied. तो friction force कब apply होता है? फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दो रीजंस यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे या दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अदरवाइज अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो तो उस केस में फिर क्या होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स बनेगा ही नहीं वहां पे। तो पहला कंडीशन क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए दोनों सरफेसेस के बीच में, और दूसरा कंडीशन है कि उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है इसलिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। आई होप आप सबको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। एंड जब भी आप क्वेश्चंस को आंसर करो तो ट्राई करना पॉइंट्स में आंसर करने का, दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। सो विद दिस नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई द ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन, शिप्स, boats and high speed trains are designed with specific shapes। यानी कि अगर आपने कभी एरोप्लेन देखा हो, शिप देखा हो, है ना, बोट्स देखे हो, या जो ट्रेन्स होती हैं जैसे बुलेट ट्रेन्स जो होती हैं, उन जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, उनको अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है, राइट? तो वो स्पेसिफिक शेप क्यों होता है उसका रीजन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट? एक चीज और, उस स्पेसिफिक शेप को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा, राइट? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में पुट करो कि क्या कहते हैं हम लोग उस स्पेसिफिक शेप को, राइट? तो यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? अब ये स्पेसिफिक शेप का आंसर तो आप मुझे बता रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, राइट? तो अगर आप देखोगे एरोप्लेन, शिप, बोट और हाई स्पीड ट्रेन, उसकी जो आगे वाली पोर्शन होती है, नोज जो होती है, नोज, उसको हम लोग नोज कहते हैं, वो कुछ इस शेप का होता है ना, इस शेप का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस तरह से क्यों हम लोग बनाते हैं, हम लोग एरोप्लेन्स को ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं, है ना? व्हाई दिस शेप, व्हाई नॉट दिस? तो इसके पीछे का रीजन ये आता है, सपोज करो आप, अगर क्योंकि एरोप्लेन, शिप, बोट और हाई स्पीड ट्रेन जो है वो मूव करती है ना, और मूव करते टाइम उनके ऊपर एयर, मतलब वो एयर के थ्रू ही मूव करेगा ना, मतलब अगर कहीं पे भी आप देखोगे एरोप्लेन मूव कर रहा है तो वो आसमान में मूव करता है, तो एयर तो है वहां पे भी। साथ ही साथ ट्रेन्स भी रेलवे ट्रैक में मूव होती है, बट एयर तो आता है वहां पे, है ना? स्पेशली जब वो टनल्स में जाती हैं तो वहां पे भी एयर आता है ना, उनके बीच, क्योंकि टनल्स में भी तो बहुत सारे एयर फील्ड है। तो यहाँ पे ये शेप लगाने का, ये शेप बनाने का पर्पज हमारा ये होता है, क्योंकि देखो जब हम लोग ऐसे, तो हम लोग जब अब देखोगे कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है तो उनके वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में लगता है या फिर लिक्विड्स और गैसेस में भी लग सकता है? तो आंसर है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है ना, वो लिक्विड्स और गैसेस के अंदर भी होता है। लिक्विड में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो लिक्विड में लगता है दैट इज ड्रैग फोर्स, और जो एयर में लगता है ना, एयर की, हवा की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स आती है दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। तो आप सोच के देखो, अगर मान लो शेप ऐसा होता तो उस केस में इधर से आने वाली हवा इससे टकराती, और जितना स्पीड इसको हमें देना था उसकी वजह से क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से, एयर की वजह से फोर्स लग रहा है, एयर की वजह से ये फोर्स लगा, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जितनी स्पीड इसको चाहिए थी उससे स्पीड थोड़ा कम रह जाती है, क्योंकि इधर से एक फोर्स लग रहा है ना एयर की वजह से। सो दैट कॉज द, दैट बेसिकली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द
एफिशिएंसी क्या होता है वहाँ पे फिर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हमें स्पीड बढ़ाना है, एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह के शेप को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब ये शेप बनाने का से क्या बेनिफिट होता है हमें, क्या बेनिफिट मिलता है हमें? सो लेट मी शो यू। तो सपोज करो अगर एयर सामने से मूव करती हुई आ रही है तो क्या होगा, अगर एयर इस शेप से टकराएगी तो ये एयर इधर की तरफ इस तरह से नीचे से और ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। और ये जो शेप हमने यहाँ पे इस शेप का रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है, तो इस शेप का रेफरेंस जो हमें मिलता है दैट इज फ्रॉम द एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स को आप ध्यान से देखोगे, जैसे फिश की बात करें हम लोग, या आप देखोगे जो फिशेस, जनरली जो फिशेस होती हैं, फिशेस जितने भी फिशेस होती हैं उनका शेप हमेशा कैसा होता है? आपने बचपन में ड्राइंग बनाई भी होगी, है ना। फिशेस को हम लोग कैसा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मतलब मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आप गेस कर पा रहे हो कि हाँ ये हमारे पास एक फिश है। तो इस फिश की शेप आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ये एरोप्लेन या जो बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, बोट्स होते हैं, और जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, जैसे अगर आपने बुलेट ट्रेन देखा होगा तो उसका भी शेप लगभग कुछ ऐसा ही होता है ना। ये कुछ बुलेट ट्रेन का शेप ऐसा होता है, तो ये बुलेट ट्रेन का भी शेप वैसा ही है। तो एयर जो है वो यहाँ से क्या होगा, ऊपर नीचे से पास हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे एयर की वजह से जो फ्रिक्शन लगने वाला था वो फ्रिक्शन यहाँ पे काफी हद तक कम हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी मेक दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू दिस स्पेसिफिक शेप। सो आई होप आप सबको यहाँ पे रीजन अब क्लियर हो गया। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि द ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन, शिप्स, बोट्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स आर डिजाइन्ड विद स्पेसिफिक शेप्स because, or you can say, in order to reduce the friction due to air or water, right, so that they can move easily। जैसे जो फिशेज होती हैं उनका शेप ऐसा होने की वजह से ये आसानी से स्विम कर सकती हैं, राइट। अगर इनका शेप ऐसा नहीं होता तो इन्हें स्विम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस हैबिटेट में हो उसके हिसाब से हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो फिशेस को स्विम करना है, पानी में चलना है, तो उनका बॉडी उस तरह से डेवलप हुआ कि हाँ वो आसानी से मूव कर सके, ट्रैवल कर सके एक जगह से दूसरी जगह। एंड विद दैट रेफरेंस वी हैव मेड दीज ऑब्जेक्ट्स इन द शेप। तो अगर आपने अभी तक सोच लिया है कि उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, तो आगे से आपने कमेंट सेक्शन में तो ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा, बट अगर नहीं दिया तो जल्दी से आप दे दो, फिर मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है। तो इस स्पेसिफिक शेप को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड शेप, राइट। आई होप आप सबका भी आंसर यही होगा, स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है। आप चाहो तो इस टर्म को यहाँ पे इस आंसर को देने में आप मेंशन कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करना चाहो तो आप स्पेसिफिक शेप भी लिख के काम चला सकते हो, राइट। सो नाउ लेट मी टेल यू द प्रॉपर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्रॉपर आंसर यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ वही है जो अभी मैंने आपको बताया, बस उसी को यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ ताकि आप भी साथ में इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? The objects such as aeroplanes या aeroplane, ships, boats and high speed trains are designed with specific shape. What is this specific shape called? अगर आप मेंशन कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा, आपके आंसर को थोड़ा बेटर एक प्रेजेंटेशन मिलेगा। स्ट्रीमलाइन शेप, है ना, स्ट्रीमलाइन शेप। ये आप इसके बाद लिखेंगे क्यों ऐसा होता है, तो इन ऑर्डर टू reduce the friction due to air and water, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर के वजह से जो फ्रिक्शन इनके ऊपर लग रहा था वो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एयर और वाटर की वजह से फ्रिक्शन लगता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन आता है दैट इज कॉल्ड द एयर रेजिस्टेंस, और वाटर की वजह से जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड द ड्रैग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ड्रैग। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। So with this we have come to the solution. We have finally done the solution of question number 5.
Now let's move on to question number 6. Okay, now question number 6 is, wait, I think this question is not as per your reference. This is not for you, right? Okay, so I think question number 6 something there is wrong, so don't worry, I will put the question number 6, we will discuss sometime else. Now let's see question number 7. So question number 7 is define or differentiate between gravitational and electrostatic forces. और जब भी differentiate वाला question आए ना, तो आप हमेशा ट्राई करना कि एक टेबल बना के, है ना, कॉलम्स के फॉर्म में इसको आंसर करने का, ठीक है। तो लेट्स से ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक टेबल बना दिया और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, really sorry, so we will differentiate between gravitational and electrostatic forces. So let's now make two columns here. इसको यहाँ से हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे दो कॉलम्स में और let's make it a straight line. Okay, and let's also give a column, यहाँ पे एक लाइन और लगाते हैं जिससे हमें यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे हम लोग अपना ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। नाउ सो अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा दोनों के बीच में, तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर सकते हो, राइट, डेफिनेशन लिख सकते हो। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का डिस्कशन हमने किया था अपने थर्ड लेक्चर में, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में ही किया था, हम सेकंड लेक्चर में किया था, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही हैं, तो वो तो हम लोग डिफरेंस में मेंशन नहीं करेंगे, तो दोनों की सिमिलैरिटीज हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, सो यहाँ पे आप ले सकते हो कि द फोर्स दैट acts between two masses, the force that acts between two masses is called gravitational force, and electrostatic force में हम लोग लिख सकते हैं the force that acts between two charges, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं that is called the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग और क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, सो these forces are always attractive in nature, and जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, these forces can be either attractive or repulsive, राइट। तो ये फोर्सेस या तो अट्रैक्टिव होंगी या तो रिपल्सिव होंगी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप जानते हो दो चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, उसके बेसिस हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन किस चार्जेस के बीच में वो लग रहे हैं। बट जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, राइट। सो दैट इज द सेकंड डिफरेंस। कमिंग टू द थर्ड डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, या और कोई डिफरेंस है या नहीं। तो इसमें आप एक डिफरेंशिएट, आई गेस यहाँ पे जितने डिफरेंसेस थे वो एक तो डेफिनेशन का हो गया और एक उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यहाँ पे कौन सा नेचर रखता है वो, ठीक है। सो दैट इज द ऑल डिफरेंसेस वी हैव, ओके। सो टू डिफरेंसेस वी हैव गॉट टू नो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसके बाद अगर सिमिलैरिटीज की अगर बात करते हो आप, तो सिमिलैरिटीज में क्या होंगी, दोनों फोर्सेस जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, दैट इज ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन, correct। So यहाँ पे I guess with this we have completed the differentiation between gravitational and electrostatic forces. Now that was the question number 7. Now let's move on to question number, okay, अब जो हम लोग कुछ questions करने वाले हैं, अगले जो 2-3 questions होने वाले हैं वो हमारे NCERT के कुछ interesting questions हैं। अगर आपने NCERT questions का NCERT chapter 5
जिसमें आपके फोर्सेस दिए हुए हैं, उसके एक्सरसाइज को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें से ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिले होंगे, राइट। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन का सिमुलेशन हमने यूज किया था। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक सिमुलेशन से एक्सप्लेन किया है इन द लेक्चर नंबर 2, राइट, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैंने आपको सिमुलेशन से शो किया है ये सेम, राइट। तो आप एक बार उसको देखना जरूर, है ना, और सिमुलेशन को आप खुद से भी ट्राई करना। क्वेश्चन इज सेइंग दैट 2 balloons rubbed with a woolen cloth। अगर 2 बैलून्स हैं, उनको अगर हम लोग वुलन क्लॉथ से रब करके एक दूसरे के पास लाए तो क्या होगा उनके बीच में, और ऐसा क्यों होगा, राइट। क्या होगा पहले आपको ये बताना है, और क्यों होगा फिर उसके बाद बताना है, राइट। तो सबसे पहले आप सोचो कि बलून्स को जब हम लोग वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो क्या होता है उनके बीच में। तो वो सिमुलेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें क्या हुआ था, जो बलून था उसको जब हमने वुलन क्लॉथ पे रब किया, या बलून के ऊपर वुलन क्लॉथ को हमने रब किया, तो क्या हुआ था उनके बीच में, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको डायग्राम से समझे, यहाँ पे तो मान लो ये हमारा ये वुलन क्लॉथ का एक टुकड़ा है, लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ एंड लेट्स से दिस इज आवर balloon, right? So when you rub the balloon, this balloon with the piece of woolen cloth, what will happen? There will be transfer of electrons. Electrons will transfer from woolen cloth to balloon. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वुलन क्लॉथ के वो चले जाते हैं अपने बलून के सरफेस पे, और बलून के सरफेस पे जाके वो रहते हैं वहां पे। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है, तो सरफेस पे प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। और जब एक बलून, और हमारे पास एक और ऐसा ही बलून है, अच्छा इसके सरफेस पे कैसा चार्ज है, वी हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट सरफेस, तो ये बलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, करेक्ट, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। और फिर एक और बलून है जो कि उसको भी वुलन क्लॉथ से ही रब करके हमने लाया, तो उसके ऊपर भी चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर दोनों नेगेटिवली चार्ज बलून्स को अगर आप एक दूसरे के पास लाओगे तो क्या होने को मिलेगा हमें वहां पे। सो लेट्स से दिस इज आवर वन बलून एंड दिस इज आवर सेकेंड बलून। सो ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। So when you bring these two charges close to each other, what will happen? There will be a repulsion. और यहाँ पे आप प्रॉपर कहो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इनके ऊपर। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि when you rub the balloon with a piece of woolen cloth, some charges की जगह आप देख सकते हो some electrons from the piece of cloth will get transferred to the surface of balloon and the balloon will acquire negative charge. That is why they will start to repel each other. So what would happen? They will repel each other. Why they will repel? Because they have developed similar charges on their surface because of rubbing the surfaces with the piece of woolen cloth. So that is going to be the answer. So यहाँ पे क्या होगा? So आप इस पे लिख सकते हो कि when two balloons rubbed with woolen cloths are brought close to each other, are brought near to each other, they will repel each other. Right? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? So two balloons rubbed with a woolen cloth are brought near to each other, they will repel each other. Now why they will repel each other? This is because when balloon is rubbed with a woolen cloth, the electrons get transferred from woolen cloth
to the balloon and they become, they means balloon, they become, या they acquire negative charge. They become, अगर आप become लिख रहे हो तो they become negatively charged, और अगर आप acquire लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो they acquire negative charge. And this is the reason for the repulsion, because हमें पता है कि similar charges होंगी तो उनके बीच में repulsion ही होगा, because that is the property of electrostatic forces that we have discussed, right? So with this we have answered the question number 8 and I hope आप सबको यहाँ पे solution समझ में आ गया है, and this is from your NCERT textbook, right? Okay, now with this let's move on to the next question. Question number 9. Is any force being applied to an object in a non-uniform motion? Non-uniform motion के बारे में आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ रखा है. Non-uniform motion कैसा होता है? Non-uniform motion वैसे मोशन को कहते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करते बट टाइम इंटरवल इक्वल होता है. सो व्हेन द, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि व्हेन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन-यूनिफॉर्म मोशन. नॉन-यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो वेरिएबल होता है. वेरिएबल कहने का मतलब वो चेंज होता रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग दैट मोशन एज नॉन-यूनिफॉर्म मोशन. तो क्या कोई फोर्स लगता है उस केस में जिसके वजह से मोशन नॉन-यूनिफॉर्म हो जाता है? तो आप सोच के देखो, अभी हमने क्या डिस्कशन किया था इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में. फोर्स कैन चेंज द स्पीड, ईदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. तो फोर्स लगा के हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं. तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, स्पीड को चेंज करना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा. अब वो फोर्स कौन लगाता है? तो इंजन के अंदर जो इंजन होता है कार्स में वो इंजन लगाता है. इंजन की वजह से जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन क्या करता है? वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देता है ना. और जब हम लोग डिसेलरेट करते हैं यानी कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड घटने लगता है, राइट. सो इट मीन्स कि फोर्स का लगना जरूरी है तभी जाके ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहचानने का तरीका क्या है कि स्पीड चेंज होना चाहिए, और स्पीड को चेंज होने के लिए क्या लगना चाहिए? उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए. सो दैट मीन्स कि आंसर क्या होगा? यस, देयर इज अ फोर्स being applied, there is a force being applied to an object in a non-uniform motion, right? If you want to further elaborate this, you can simply say we know that in non-uniform motion the speed keeps on changing, and to change the speed there should be a force which is or you can say the force is responsible for the change in speed. So therefore we can conclude that yes, in a case of non-uniform motion always there is a force being applied on an object. Okay, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, right? But if you want to justify you can justify it further. I hope आप सबको यहाँ पे justification समझ में आया है. अगर आप नहीं समझो तो एक बार पीछे जाओ, वापस से देखो and try to write it in your own words. आप ट्राई करो उसको खुद से अपने शब्दों में लिखो, है ना. मैंने आपको समझा दिया, अब उसको आप अपने शब्दों में लिखो. Coming to the last question, which is also the very very interesting question of the NCERT textbook. इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में कर लिया है, और इसका एक अलग से एक वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा कि हमें अपने वेट को कम करना चाहिए या हमें अपने मास को कम करना चाहिए, क्या कम करना चाहिए, राइट. तो उसका भी रेफरेंस लेके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, राइट. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पे है आपके लिए. The weight of an object on the moon becomes 1/6 of its weight on the earth. ये फैक्ट मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, राइट. कि जो मून पे हमारा जो वेट होता है वो अपने अर्थ के वेट का 1/6 हो जाता है. जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पे वेट कितना है, अर्थ पे उसका वेट है 60 न्यूटन. तो वही पर्सन अगर मून पे चला जाए, उसको अगर आप मून पे भेज दो तो उसका वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि सीधा उसका 1/6 हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, व्हाट कॉजेज दिस चेंज? यहाँ पे ये चेंज किस वजह से हो रहा है? तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग अपने वेट की बात करें तो वेट का फॉर्मूला हमने देखा था मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो कभी चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज. तो फिर वेट कैसे बदल रहा है? तो वेट को बदलने के लिए फिर ये वैल्यू बदलती है, राइट. ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो अपने अर्थ पे अगर हम लोग कहीं पे देखें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट यही वैल्यू मून पे जाने के बाद क्या हो जाती है 1/6 हो जाती है ना। इसका कैलकुलेशन आप हायर क्लास में जाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होती है ना, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लैनेट, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड अदर थिंग्स अराउंड इट। उसके वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। मास तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो पर्सन अर्थ पे है वही पर्सन अगर मून पे जाएगा तो उसके अमाउंट, उसके बॉडी में जितना मैटर है वो तो सेम ही है, एंड अमाउंट ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास कहते हैं। तो मैटर का जो अमाउंट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो जी की वैल्यू चेंज होने से क्या होती है, जो वेट है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कॉजेस दिस चेंज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस चेंज इज कॉज्ड by the change in the values of the acceleration due to gravity, इसके वैल्यू को चेंज होने से क्या होती है, जो वेट है वो चेंज होती रहती है। Does the mass of the object also becomes 1/6 of its mass on the earth? So उसका आंसर क्या होगा, no. The mass of the object remains the same everywhere. चाहे आप मून पे जाओ, चाहे आप सैटर्न पे चले जाओ, चाहे आप प्लूटो पे चले जाओ, चाहे आप मार्स पे चले जाओ, योर मास विल रिमेन सेम एवरीवेयर। ठीक है, प्लूटो पे तो जा नहीं सकते क्योंकि प्लूटो बहुत दूर है हमसे, मार्स पे जा सकते हैं, मार्स पे चले जाओ आप, है ना, या आप मून पे चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ किसी भी दूसरे प्लैनेट पे, तो वहां पे आपकी मास तो चेंज नहीं हो रही है, मास नहीं चेंज होगी, बट चेंज क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट है वो चेंज होता रहता है। और इसका एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन आपको इस चैनल के वीडियोस में मिल जाएगा, जो अभी बहुत रिसेंटली हमने अपलोड किया है आपके लिए, जहाँ पे हमने समझाया है वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, वो आपके लिए नहीं था, मे बी बाय मिस्टेक वो वहाँ पे रह गया हो। So now we will be starting with the next concept, that is pressure, in our next video. So stay tuned everyone, do subscribe, do like the video, do share it with your friend, and keep the bell icon hit so that you will get notified for each and every video that is being uploaded for you. Okay. Again, sorry, today the health is not that much well. So we will now meet in the next lecture with the new concept of pressure. So till then, have fun, enjoy your day, keep learning, and take very good care of yourself. Bye everyone, take care.